गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये जो एडिटोरियल का उद्देश्य है, क्योंकि एक ज्योति जी हैं, ज्योतिका के नाम से आईडी बनी हुई है, जिन्होंने पूछा था सर एक्चुअली मैं तो यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, या फिर यूपी पीसीएस उन्होंने लिखा था, पर आप मुझे बताइए कि इससे क्या लाभ होने वाला है जो एडिटोरियल होता है। तो आपको बता दें एडिटोरियल का बहुत प्रभाव पड़ेगा तब जब आप लेखन शैली, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है एडिटोरियल से ही। जो नए नए सकारात्मक विचार आपको मिलेंगे, देश विदेश में क्या हो रहा है, हमारे देश के राजनीति में क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो बड़े बड़े नेतागण हैं, जो बड़े बड़े कह सकते हैं स्कॉलर हैं, उनके विचार क्या हैं। जैसे कि अभी यदि आ जाए कि देश में जो अभी हालिया जो स्थिति बनी हुई है किसानों को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो ये चीज़ें कहीं किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी, इसे आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा समाज से। न्यूज़पेपर में कौन कौन सी घटनाएं हैं और आपका तर्क क्या है, आपका पक्ष क्या है, सरकार का पक्ष क्या है, जनता का क्या पक्ष है। ये सारी चीज़ों आप जो है आपको दिखानी पड़ेगी, और ये एक दो दिन में आप नहीं सीख जाएंगी। ये लगातार आपको समाज से बने रहना पड़ेगा, और इससे बने रहने के लिए आपको या तो टीवी में न्यूज़ देखिए या फिर अखबार का सहारा लीजिए और उस पर विचार मंथन करिए, तब जाके आप परिपक्व होंगे इसमें। तो ये इसका बहुत ज़्यादा कई जगह आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्रेंड सर्किल में है, बात कर रहे हैं, तो जब आप किसी पक्ष को जानेंगे ही नहीं तो अपना पक्ष आप कैसे रखेंगे। तो ऐसे में आपको शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो यूपीएससी का बंदा होता है, जब आप उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके शब्द किस तरह से हैं, सेंटेंस किस तरह से हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से वो अपनी बातें रखता है, और एकदम बेफिक्र होकर, किसी प्रकार का तनाव आपको उसके चेहरे पे नहीं दिखेगा। ये होती है पढ़ाई, ये होती है शिक्षा। ये नहीं किसी से कुछ पूछ लिया तो 5-10 प्रकार का मुंह बनाने लगा, ऊपर देखने लगा, नीचे देखने लगा कि कहीं मिल जाए, कहीं लिखा। ये सारी चीज़ें नहीं, ये हरकतें एज अ फ्रेशर जो होते हैं वो करते हैं। जो बुद्धिमान है वो आपकी नज़रों में देख के सारे जवाब देगा, और जो प्रश्न करने वाला होगा वो भी डर जाएगा कि हाँ ये होता है। तो चलते हैं आगे दोस्तों। आज का जो विषय है वो है समाधान में समस्या खोजता विपक्ष। ठीक है, आप देख सकते हैं जहाँ पे जो इस समय करंट रूलिंग पार्टी है, जहाँ पे वो समाधान की बात कर रही है, वहाँ पे वो किस प्रकार से जो विपक्ष है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है, एक नई प्रॉब्लम खड़ा करना चाहता है जिससे देश में शांति न बनी रहे। यदि देश में शांति बनी रहेगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा राजनीतिक जीवन कहाँ जाएगा, हमारा जो है पृष्ठभूमि तो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करते रहो, उसके बाद सरकार को घेरते रहो, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सेक कर, उसे खा खा कर उसका आनंद लेते रहो। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए यदि इस प्रकार का कभी अगर आ जाए लेखन शैली, या आपके मित्रों ने यदि आपके सामने ये पक्ष रख दिया कि भाई ऐसा नहीं है, भाजपा जो कर रही है कुछ चीज़ें यदि सही भी हैं, तो जो कांग्रेस या अन्य विपक्षी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एक ड्रामा क्रिएट करना चाहती हैं, इसमें आपका क्या पक्ष है, आपके क्या विचार हैं, ऐसा कोई भी पूछ सकता है, आपके परिवार का आपका मित्र पूछ सकता है। और ये भी प्रभाव पड़ता है कि आप का जो फ्रेंड सर्किल है कैसे लोगों का है। बहुत लोग ऐसे ऐसे मैं देखा हूँ, बहुत पढ़े लिखे होते हैं पर टफरी डफरी पे ऐसे ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं जिनका शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं। यदि उनसे राजनीति के बारे में पूछ लिया जाए तो उन्हें शायद संभव हो कि उनको ये ज्ञान हो। इसीलिए अपना एक अलग इन्वायरमेंट बनाइए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, अन्यथा बस उतना ही हाय हेलो तक रखिए ऐसी मित्रता। क्योंकि ऐसे ही जगहों पे ना जब आप कुछ बोलेंगे तो भड़केंगे, मारपीट शुरू हो जाता है। अज्ञानियों के बीच में हमेशा मारपीट होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग, कभी मारपीट नहीं करेंगे, बातों से ही आपका जो प्रश्नों का होगा उत्तर देंगे। ये नहीं कि भैया कॉलर पकड़ लिया जहाँ हमको नहीं आ रहा है। चलते हैं आगे मित्रों। यहाँ पे लिखा है भारतीय राजनीति एक विचित्र दौर से गुजर रही है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सार्थक संवाद की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। असल में संवाद के लिए ज़रूरी है कि बात तर्कों और तथ्यों के आधार पर हो।
देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा, असल में संवाद के लिए ज़रूरी है कि बात तर्क और तथ्यों के आधार पर हो। पर अभी कुछ दिन पहले जैसे ही तकरीबन 50 किसान यूनियन लीडर से जब बात कर रहे थे हमारे गृह मंत्री, हमारे अन्य मंत्रीगण, जब इनकी बात आ रही थी कि अब ये कुछ कहेंगे, तो ये लोग क्या करते थे, तुरंत पीठ पीछे करके खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे। मतलब ये सरकार का कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, ये बस ये कहना चाहते हैं कि हमको वही चाहिए, तीनों कानून वापस ले लिया जाए अध्यादेश के माध्यम से, चाहे सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो, मैं कुछ नहीं जानता। ये जानते हैं क्या, ये धीरे धीरे हमारे देश में जिस तरह से भीड़ तंत्र, लोकतंत्र एक्चुअली में भीड़ तंत्र बनता चला जा रहा है। कुछ भी आपको मनवाना है सरकार से तो भीड़ जुटा लीजिए, 1000-2000 की संख्या में, उसके बाद तमाम तरह की राष्ट्रीय, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राज्य स्तरीय मार्ग को अवरुद्ध कर दो, सार्वजनिक स्थानों पर बम ब्लास्ट कर दो, घेराबंदी कर लो, आवाजानी पूरी तरह से ठप कर दो। ये बताइए दिल्ली में किस प्रकार से लोग जी रहे हैं, क्या वहाँ का जीवन नहीं है? जब ये चारों तरफ से लोग सड़कें जाम कर बैठे हैं तो क्या होगा बताइए? ये है भीड़ तंत्र। हमारे देश में कुछ लोग किसी दूसरे का मंच इस्तेमाल करके सरकार को पूरी तरह से धराशायी करना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से दोस्तों निरर्थक है। आप करिए, यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, पर इस तरह अधिकार आपको नहीं मिला कि आप प्रोटेस्ट करें, लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करें। इससे देश बहुत ही बुरी मड़ में चला जाएगा, जहाँ से निकलना संभव ही वापस आए। तो ऐसी स्थिति आप लोग न उत्पन्न करें, ऐसी विकराल चीज़ें न जन्म करें, अन्यथा इनके फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। तर्क और तथ्य के बिना बनाई गई धारणा के आधार पर अव्वल तो बहस मुश्किल है, और हो भी जाए बेनतीजा ही रहती है। यही वजह है कि किसान से बातचीत 9 दिन चले 2.5 कोस की गति को प्राप्त हो रही है। यह काफ़ी नहीं था कि अब कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तरीका वही कि जिनको विषय की जानकारी नहीं वही विशेषज्ञ बन घूम रहे हैं। ये हकीकत हमारे भारत जैसे देश में जिसे कुछ भी नहीं पता है वो विशेषज्ञ बन रहा है। अरे फलाने तो इसे कह रहे थे, ढिकाने इसे कह रहे थे। इससे जानते क्या है, समाज में अस्थिरता उत्पन्न होती है, क्योंकि गलत चीज़ें बहुत जल्दी से प्रचारित होती हैं, सही चीज़ें प्रचारित नहीं होती, क्योंकि सही चीज़ें आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा समय लगता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ढंग से आपको बताए। इसलिए कहा जाता है ना, जो देश साक्षरता में आगे रहेगा वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कम होंगी। पर हमारे देश में दोस्तों, हमारे ही देश के लोग कुछ घंटे के लिए तो आतंकवादी, नक्सलवादी तक बन जाते हैं। मतलब इतनी उग्रता पे उतारू हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारे जन लोग हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, अपनी बातें मनवाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ऐसे ही लोगों को अन्य देश के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो निशाना बनाते हैं, उकसाते हैं, फंडिंग करते हैं, हथियार देते हैं, फिर उसको एक नया संगठन में तब्दील कर देते हैं। फिर बाद में पता चलता है ओ माय गॉड, मैं तो जो मेरा उद्देश्य था, जो मैं चाहता, तो मैं तो भूल के अब किसी दूसरे की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे आप लोग शिकार मत बने। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखें कि मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि ये जो तीनों कानून है इसमें खामियां कहाँ कहाँ हैं, मैं सरकार को यहाँ पे स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूँ। इस तरह के आप वीडियो के माध्यम से भी तो बता सकते हैं, उसे शेयर करिए, समर्थन करिए। ये भीड़ जुटा के मारपीट करना, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है दोस्तों बहुत आगे हो चुका है। भीड़ के माध्यम से आप 50,000 को जुटा लेंगे, इतने लोगों को कह लेंगे, पर दोस्तों यदि आप वीडियो के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे तो करोड़ों में जाएगा, देश विदेश में बातें जाएंगी और उसका सही मतलब, सार्थक मतलब निकलेगा। ऐसा नहीं कि देश में कोई सत्तारूढ़ दल पहली बार इतना ताकतवर हुआ है। कांग्रेस का लंबे समय तक देश पर एक छत्र राज था। केरल में पहली वामपंथी सरकार बनी तो बहुमत होते हुए भी उसे बर्खास्त कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 356 का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया उतना अन्य दलों की सभी सरकारें मिलकर भी नहीं कर सकीं। तो आपको बता दें यहाँ पे जो लिखा है 356 का जो दुरुपयोग किया गया है, यदि एक सामान्य व्यक्ति होता, छोटा सा भी कंडेम कर देता, छोटी सी भी गलती कर देता, संविधान का अतिक्रमण वाली बातें कर देता, तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। पर देख सकते हैं कांग्रेस ने कितना दुरुपयोग किया है। जब 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी, जिसे आप आपातकाल के नाम से जानते हैं, जब वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था तो देश पूरी तरह से
कई साल पीछे चला गया था, संवैधानिक अधिकारों का पूरी तरह से दमन कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, कोई कानून कुछ नहीं। वही 1999 वाली बात हुई, न दलील न अपील न वकील, सीधे अरेस्ट हिम। उसके बाद जितने भी स्वतंत्र विचारक थे उनको जेल के अंदर डाल के बस मारा पीटा जाता था। अब बोलिए तब कहाँ गया संविधान, तब कहाँ गया कानून, तब कहाँ गए हमारे देश के नीति नियंता। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि जब हमारे और आपके बीच से कोई एक ऑफिसर बन के निकले तो इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता दें, न कि समाज की बनी बनाई उन्हीं चीज़ों की जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं। महिलाएं सेल फोन नहीं रखेंगी तो फलाने में लड़कियों को इतना हायर स्टडीज़ नहीं कराना है, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये करना है। दुनिया का सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो मात्र एक ही धर्म है, वो है मानवता का धर्म। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम करके क्या करेंगे जब आप किसी इंसान की हत्या कर देते हैं एक गाय के नाम पर? ये तो बहुत ही गलत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आज़ादी के 3 दशक बाद तक उसने विपक्षी दल को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया। 1977 में पहली बार देश को लोकसभा में विपक्ष का नेता मिला, वह भी पहली गैर कांग्रेसी सरकार में। हालांकि जब 2014 में कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष पद के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था तो उसके लिए अचानक सहानुभूति उपजने लगी। कहा जाने लगा कि भाजपा में जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति संवेदना नहीं है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस से दरियादिली ही दिखाई। तो ये सारी चीज़ें क्या लोग भूल चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, लोग भूल चुके हैं। समय के बाद समाज या किसी इंसान की लाख बुराइयाँ रही हों, लोग भूल जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उस ज़माने के लोग धीरे धीरे नहीं रह गए ना, जिनके ऊपर इतना कांग्रेस सरकार ने प्रताड़ना आरोपित की थी, वो लोग शायद नहीं रह गए, वो इस दुनिया से चले गए। अन्यथा होते हैं और ये चीज़ें बताते हैं कि क्या जीवन था। कुछ लोग बचे हुए भी हैं तो बेचारे बस जी रहे हैं। आखिरी भाजपा के लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाते ही राजनीति ही नहीं, देश नीति के सारे नियम बदल गए। आज़ादी के बाद से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में एक अघोषित समझौता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर देश एक स्वर में बोलेगा। ऐसा नहीं है कि तब विपक्षी दल इन मुद्दों पर सरकार की आलोचना या विरोध नहीं करते थे, बस उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा का एहसास था। लक्ष्मण रेखा यह थी कि विपक्ष इन मुद्दों पर ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिससे देश के विरोधी उसका लाभ उठा सके। संकट के समय पूरा देश एक स्वर में बोलता था। अब ऐसा नहीं है। अब देश के दुश्मनों और कुछ विपक्षी दलों की भाषा एक ही होती है। पिछले 6-7 वर्षों में ही यह बदलाव आया है। अफसोस की बात है कि सबसे ज़्यादा बदलाव देश की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस में आया है। उसने अपनी पुरानी स्लेट साफ कर दी है। कांग्रेस में नई इबारत वही लिख रहे हैं जिन्हें न तो राजनीति की समझ है और न ही राष्ट्रीय मुद्दों की गंभीरता का। आसास पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सही लिखा है कि उनके राष्ट्रपति भवन जाने के बाद कांग्रेस को राजनीतिक दिशा देने वाला कोई नहीं रह गया। 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह कभी नौकरशाह वाली मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाए। देश उनकी ऋण खोजता रहा पर वह मिली नहीं। फिलहाल कांग्रेस ट्विटर की पार्टी बनकर रह गई। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि जितना कांग्रेस ने किया है देश में स्थिरता का काम, उतना किसी ने नहीं किया। मैं कुछ चीज़ों की उपलब्धि मानता हूँ भाजपा सरकार को, जैसे आपका हुआ 3 तलाक पे जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता था, उनका मानसिक और शारीरिक रूप से जिस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा था 1500 साल से, उस कानून का अंत हुआ। इससे हमारे देश में एक नई क्रांति आई मुस्लिम महिलाओं के लिए। हलाला जैसे विषयों पर भी मैं चाहता हूं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मंद और पदभ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह का कहीं भी अगर घटना संज्ञान में आता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो फिर मामला रहा हो आर्टिकल 370 एंड 35 पे, अनुच्छेद 370 और 35A का, जो जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा दोनों बदल दिया। जहाँ पे कई 100 साल से, मैं साल ही मानता हूँ, एक व्यक्ति विशेष एक पार्टी के इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर पे शासन था, अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे और वहाँ की जनता की सेवा से पहले अपनी जेबें गर्म करते थे और कहते थे भैया हम ही तो सब कुछ हैं, हम ही तो सदर रियायत हैं।
विपक्ष में केवल कांग्रेस ही दिशाहीन नहीं है, उसमें अखिलेश यादव जैसे नेता भी हैं। उन्हें कोरोना वैक्सीन में देसी विज्ञानियों की मेहनत नहीं बल्कि भाजपा का अक्स दिखता है। यह तो सरकार का विरोध भी नहीं है, इसे दिमागी दिवालियेपन का सबूत ही माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी 5-6 दिन पहले जिस तरह से सपा के इस समय करता धरता और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव जी ने एक बेतुका बयान दिया, वो बहुत ही हास्यास्पद है। ऐसे बयान ऐसे पद पर रह चुके व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैं तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि भाजपा शासनकाल में भाजपा ही द्वारा बनाई गई है। मैं तो भैया जब सपा की सरकार आएगी तो मैं सबको फ्री में उसका अलॉटमेंट करूंगा, तभी मैं लगवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हमारे देश की सरकार अस्थिर हो जाए। सोचिए, जब वैक्सीन नहीं लगाएंगे कुछ लोग तो उससे क्या होगा, उससे संक्रमण बढ़ेगा, लोग फिर मरना स्टार्ट करेंगे, तो इसकी भरपाई कौन करेगा। इसीलिए इस पे भी एक कानून बनाना चाहिए कि यदि संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति या रह चुका व्यक्ति इस प्रकार के अनाप शनाप बोलेगा तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता तो उसके ऊपर फलाना कानून, फलाना IPCC की धारा ये कर दी गई, पर इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। भैया ये तो शहजादे लोग हैं। कांग्रेस में शशि थरूर, आनंद शर्मा और जयराम रमेश जैसे नेताओं के वैक्सीन से जुड़े बयानों से यही लगता है कि उन्हें इसे बनाने वाले विज्ञानियों से ज़्यादा जानकारी है। भारत ने 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है। देश के लिए यह गर्व की बात है। कोविशील्ड का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है जबकि कोवैक्सीन का तीसरा चरण का ट्रायल जारी है। इसी आधार पर उसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इसी को लेकर विपक्ष दुष्प्रचार में लगा है, जबकि इसे बनाने वाली भारतीय कंपनी के वैज्ञानिक ICMR के निदेशक बलराम भार्गव, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे दिग्गजों को कोवैक्सीन की सुरक्षा प्रभाव पर कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, कोरोना के जिस नए रूप से इन दिनों यूरोप सहमा हुआ है उस पर भी भारतीय वैक्सीन प्रभावी होगी। दरअसल अंध विरोध करने वाले भूल जाते हैं कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसे वैक्सीन बनाने और लगाने का इतना बृहद अनुभव है। ऐसे में दवा और शोध के बारे में विज्ञानियों की बात पर भरोसा किया जाए या नेताओं की बात पर। विज्ञानियों को वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने का यकीन है, लेकिन विपक्षी नेताओं को नहीं। उन्हें यह भी एहसास नहीं कि इस उपलब्धि पर सवाल उठाकर वे सरकार या प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि विज्ञानियों का ही अपमान कर रहे हैं। अब आप सोचिए, हमारे देश का वैज्ञानिक कितने महीने से लगा हुआ था इस समस्या से समाधान के लिए, पर हमारे देश में कुछ मंद और पदभ्रष्ट व्यक्ति जिस तरह से आलोचना करने के चक्कर में ये भूल जा रहे हैं कि हम आलोचना किसकी कर रहे हैं, इससे नुकसान किसका होगा। इससे देश हित का नुकसान होगा, देश के नागरिकों का नुकसान होगा। कम से कम आप इतनी बड़ी राजनीति मत करिए जहाँ पे देश की अस्मिता की बात हो और वो खतरे में पड़ जाए। दरअसल इसकी आड़ में उनके निशाने पर एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। मोदी के राज्य में कुछ अच्छा हो तो विपक्ष की समस्या बढ़ जाती है, खराब हो तो खुशी की बात है। वह देश के लिए अच्छी बात है या नहीं, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। यही कारण कि पिछले 6 वर्षों से अदानी अंबानी को देश का पाकिस्तान और चीन से बड़ा शत्रु साबित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। और ये वास्तविकता है। अभी बता दें, जो आंदोलन हो रहा है आपका दिल्ली में, वहाँ पे एक दुष्प्रचार किया गया कि मोदी जी कुछ चर्चित जैसे अदानी हैं और बेचारे मुकेश अंबानी हैं, उनको अलग से प्रिविलेज दिया जा रहा है देश में। तो क्या किए, रिलायंस जियो का जहाँ जहाँ पे टावर था उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब ये बताइए इसकी भरपाई कौन करेगा। इतना बड़ा नुकसान क्या करना चाहिए। और किसान इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं करेगा। ये वही लोग ठेकेदार हैं जो लोग राजनीतिक पार्टियों से पैसा लेके, उनकी पृष्ठभूमि, उनका मंच इस्तेमाल करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। अन्यथा ये क्या वजह थी कि जो आंदोलन किसानों के नाम पर किया जा रहा था उसकी भीड़ में रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाया जाता, जिसका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है। असल में विपक्षी दलों की पूंजी इसी पर टिकी है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच कोई समझौता ना होने पाए। विपक्ष की हालत यह हो गई कि समस्या के समाधान में उसकी रुचि नहीं रह गई है। वह समाधान में समस्या खोजता है, उसे समस्या में ही अपना राजनीतिक भविष्य दिखता है। इसलिए किसानों के मसले का हल नहीं निकल रहा है और
निकलने के आसार दिखते हैं। बात सरकार तक सीमित नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस आधार पर सही गलत ठहराया जाता है कि वह सरकार के विरोध में जाता है या पक्ष में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अपनी बातें, अपना दिमाग चलाएं, किसी दूसरे का दुष्प्रचार आगे ना फैलाएं। धन्यवाद।